अगले ही पल नील धुएं और तितलियों की उस घनी भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी नजरें सीधे निशंक पर टिकी थीं। वह किसी भूखे शेर की तरह उस पर झपटा। क्या यह जिंदा है? यह नजारा देखकर निशंक सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि नील की लंबी तलवार हवा को काटती हुई सीधे उसके चेहरे की तरफ आ गई। वार इतना तेज था कि हवा भी चीख उठी। लेकिन निशंक भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने तुरंत अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाया और बिजली की रफ्तार से पीछे हट गया। सन्न तलवार हवा में लहराई। भले ही निशंक पीछे हट गया था, लेकिन वह पूरी तरह बच नहीं पाया। नील की तलवार की नोक उसके माथे को छूती हुई निकल गई। वहां एक गहरा और खूनी निशान बन गया। खून की एक बूंद उसकी नाक पर टपक पड़ी। नील ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने देता। जैसे ही निशंक ने एक हमले से खुद को बचाया, नील का दूसरा वार तैयार था। उसकी तलवार वापस घूमी और दोबारा निशंक की गर्दन की ओर लपकी। जब निशंक ने नील की तलवार को फिर से अपनी ओर आते देखा, तो पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। उसे एहसास हो गया कि यह लड़का कोई साधारण योद्धा नहीं है। अगर उसने जरा सी भी सावधानी हटी, तो इस हरी तलवार के नीचे उसकी गर्दन कटने में एक पल भी नहीं लगेगा। उसने अपने दांत भींचे और हताशा में अपने दोनों हाथ हवा में लहराए। उसके हाथों से नीली रोशनी का विस्फोट हुआ और दर्जनों नई नीली तितलियां हवा में पैदा हो गईं। उन्होंने एक दीवार बनकर नील का रास्ता रोक लिया। बूम बूम बूम। नील को मजबूरन अपनी तलवार उन तितलियों को नष्ट करने में लगानी पड़ी। धमाके हुए और तितलियां नष्ट होने लगीं। इस बीच निशंक को सांस लेने और पीछे हटकर दूरी बनाने का थोड़ा मौका मिल गया। फिर भी नील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। लड़ते लड़ते वे दोनों दौड़ते हुए सड़क के बीचों बीच आ गए। इस बीच आसपास का माहौल भी युद्ध की आग में जल रहा था। यामिक वंश के काले कपड़े पहने योद्धा निर्वासितों और वृहद देवों के साथ खूनी लड़ाई में उलझे हुए थे। सन्न तभी हवा में एक काली लकीर चमकी। यह एक काला तीर था जिसे किसी निर्वासित ने चलाया था। वह तीर सीधा छत पर खड़े एक यामिक वंशी प्रहरी के पैर में जा धंसा। आह! वह प्रहरी दर्द से चीखा और अपना संतुलन खो बैठा। वह छत से नीचे सड़क पर आ गिरा। जैसे ही वह नीचे गिरा, आसपास खड़े कुछ वृहद देव उस पर टूट पड़े। उनके दिलों में अपने मरे हुए साथियों का गुस्सा भरा था। उन्होंने अपने अपने हथियारों से उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर ताबड़तोड़ वार किए। पलक झपकते ही यामिक वंश का वह योद्धा टुकड़ों में काट दिया गया। खून सड़क पर फैल गया, लेकिन यामिक वंश भी पीछे नहीं था। छत के दाहिनी ओर 3 निर्वासित बड़ी मुश्किल से चढ़कर ऊपर पहुंचे थे। वे अब भी संभल कर खड़े भी नहीं हो पाए थे कि उनके सामने अंधेरे में 3 नीली रोशनियां चमक उठीं। दुश्मन ने इंतजार नहीं किया। पलक झपकते ही वह नीली ऊर्जा हवा में जमी और 3 तेज धार वाले खंजरों में बदल गई। खच खच खच। वे खंजर सीधे उन तीनों निर्वासितों के सीने में धंस गए। वे चीख भी नहीं पाए और छत से लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। उनकी जान निकल चुकी थी। हर तरफ चीखें, हथियारों की खनक और जादू के धमाके गूंज रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। थोड़ी ही दूर एक छत पर खड्डे होकर भूरे बालों वाली एक महिला यह सब देख रही थी। उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं। उसने उन 3 निर्वासितों को देखा जिनके सीने में अभी अभी उसके बनाए नीले खंजर धंसे थे। अचानक उस महिला के होंठ हिले और उसने बहुत ही धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में एक शब्द बोला, विभक्तो। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकला, एक भयानक घटना घटी। उन तीनों निर्वासितों के सीने में धंसे हुए वो ठोस नीले खंजर अचानक फट गए। वे खंजर अनगिनत छोटे छोटे और बेहद नुकीले टुकड़ों में बिखर गए। लेकिन वे बाहर नहीं गिरे, बल्कि शरीर के अंदर ही फटकर चारों तरफ फैल गए। आह! तीनों के मुंह से एक साथ चीख निकली। उन नन्हे टुकड़ों ने उनके दिल, फेफड़े और पसलियों को छलनी कर दिया था। उनका शरीर अंदर से पूरी तरह नष्ट हो गया और वे खून की उल्टियां करते हुए छत से नीचे गिर पड़े। भूरे बालों वाली वह महिला यामिक वंश की निशंकरी थी। अपने ही कुल के लोगों को और सामने वाले दुश्मनों को इस तरह मरते देख उसका दिल भी रो रहा था। उसके लिए यह कत्लेआम देखना आसान नहीं था।
यामिक वंश के इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा गृह युद्ध हुआ था जब उदारवादी और रूढ़िवादी गुट आपस में लड़े थे, लेकिन आज की लड़ाई उससे कहीं ज्यादा दुखद और भयानक थी, क्योंकि आज सवाल यामिक वंश के वजूद का था। निशंकरी ने अपनी मुट्ठी भींची और दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुई, लेकिन ठीक उसी पल उसे अपने कान के पास हवा के कटने की एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। सन्न, खतरे की घंटी बजी। निशंकरी के चेहरे का रंग उड़ेच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बिजली की रफ्तार से अपना सिर नीचे झुका लिया। वूश! उसी पल एक काला और तेज धार वाला हस्तचक्र उसके सिर के ठीक ऊपर से उसके बालों को छूता हुआ सनसनाता निकल गया। अगर वह झुकने में एक पल की भी देरी करती तो उसका सिर धड़-धाड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ रहा होता। निशंकरी का दिल जोर से धड़धड़ाका। उसने तुरंत पलटी खाई और पीछे हटते हुए अपने दोनों हाथों से नीली ऊर्जा के कई खंजर पीछे की ओर फेंक दिए, जिधर से हमला हुआ था। दूसरी तरफ उसके ठीक पीछे कात्यायनी खड़ी ही थीं। उनकी आंखें एकदम शांत और गहरी थीं, जैसे कोई गहरा समुद्र हो। कात्यायनी ने उन नीले खंजरों को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने घबराने की बजाय अपने शरीर को हवा में हल्का सा मौद्धा। वे किसी लचीली बेल की तरह झुकीं और उन खंजरों के बीच की खाली जगह से निकलकर सीधा निशंकरी के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगीं। कात्यायनी युद्ध की पुरानी खिलाड़ी थीं। भले ही सर्वजीव समता ने उनकी जादुई ताकत छीन ली थी, लेकिन हजारों सालों का तजुर्बा उनसे कोई नहीं छीन सकता था। वे जानती थीं कि जादू से ज्यादा खतरनाक दिमाग होता है। वे निशंकरी को सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहती थीं, लेकिन निशंकरी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। जैसे ही उसने देखा कि कात्यायनी उसके खंजरों से बचकर करीब आ रही है, उसने फिर से वही मंत्र दोहराया। विभक्तो! हवा में उड़ाते हुए वो नीले खंजर जो कात्यायनी को नहीं लगे थे, अचानक हवा में ही फट गए। वे अनगिनत नीले कांच के टुकड़ों जैसे बन गए और एक बवंडर की तरह कात्यायनी के चेहरे और शरीर की ओर उड़ेच चले। यह एक जाल था। कात्यायनी को मजबूरन रुकना पड़ा। उन्होंने अपने काले चक्र को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और तेजी से पीछे हटीं ताकि उन टुकड़ों से बच सकें। इस मौके का फायदा उठाकर निशंकरी ने लंबी छलांग लगाई और कात्यायनी से दूरी बना ली। दोनों अब आमने सामने खड़ी थीं। विरुद्धा वंश की कात्यायनी, निशंकरी ने ठंडे स्वर में कहा। वह कात्यायनी को गौर से घूर रही थी। यामिक वंश अक्सर अपनी छायाओं को भेजकर अस्थि महलों की निगरानी करवाता रहता था, इसलिए वे कात्यायनी और बाकी निर्वासितों को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन निशंकरी को यह उम्मीद नहीं थी कि कात्यायनी इस भीड़ भाड़ वाले युद्ध के मैदान में भी उसे इतनी खामोशी से ढूंढ लेंगी और उस पर हमला कर देंगी। कितनी अफसोस की बात है, कात्यायनी के होठों पर एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस काले चक्र को धीरे से घुमाया। उस चक्र से अभी भी ताजा खून टपक रहा था। कात्यायनी अभी अभी काले कपड़े पहने 6 यामिक वंशियों को मारकर यहां पहुंची थीं। हम! निशंकरी ने नाक सिकोड़ दी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। हवा में फैली नीली रोशनी फिर से उसके हाथ में जमा होने लगी और नए खंजरों का रूप लेने लगी। हालांकि उसे प्राचीन अराजक देव का आशीर्वाद और शक्ति मिली हुई थी, फिर भी कात्यायनी के सामने खड़रिहा होकर उसे एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। कात्यायनी की आभा ही ऐसी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डर गई थी। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे पर झपटने वाली थीं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम! अचानक नीचे सड्डहाक से जबरदस्त धमाकों की आवाजें आने लगीं। इन आवाजों ने दोनों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने लड़ाई रोककर नीचे झांका। वहां का नजारा देखकर निशंकरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नील! कात्यायनी के मुंह से निकला। नीचे सड्डी ढेक पर नील हाथ में अपनी हरी तलवार लिए दौड़ डेज रहा था, और वह किसी और का नहीं बल्कि यामिक वंश के सबसे खूंखार योद्धा निशंक का पीछा कर रहा था। निशंक, जो अपनी तितलियों के लिए मशहूर था, वह जान बचाकर भाग रहा था। सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि नील के हाथ में जो तलवार थी, वह एक बहुत ही अनोखी हरी ऊर्जा से लिपटी हुई थी। वह ऊर्जा सिर्फ तलवार की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि निशंक की उन जादुई नीली तितलियों को हवा में ही चकनाचूर कर रही थी। निशंक अपनी तितलियों की दीवार बना रहा था, लेकिन नील की तलवार
उन्हें कागज की तरह फाड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। निशंक भाई! निशंकरी के मुंह से चीख निकल गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था, वह एक लड्ढके से डरकर भाग रहा है। छत के ऊपर खड़ी निशंकरी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि उसका भाई निशंक अपनी जादुई तितलियों के साथ उस लड्ढके का काम तमाम कर देगा और फिर उसकी मदद के लिए ऊपर आ जाएगा, लेकिन नजारा तो बिल्कुल उल्टा था। वह बदमाश कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा था और निशंक अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहा था। निशंकरी को साफ दिख रहा था कि उसका भाई मौत के मुंह में खद्दे रहा है। अगर उसने एक पल की भी देरी की तो नील की वह हरी तलवार निशंक का सिर ढड्ढाट से अलग कर देगी। घबराहट और चिंता ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत फैसला लिया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने पलटी खाई और अपने दोनों हाथों से नीली ऊर्जा के कई खंजर कात्यायनी की ओर फेंक दिए ताकि वह उसका पीछा न कर सके। खच खच! जैसे ही खंजर कात्यायनी के पास पहुंचे, निशंकरी ने छत से छलांग लगा दी। वह हवा को काटती हुई सीधी नीचे सड़क पर अपने भाई की ओर लपकी। उधर छत पर कात्यायनी के सामने वो खंजर हवा में ही फट गए। नीले टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। कात्यायनी को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े और पीछे हटना पड़ा ताकि वे उन टुकड़ों की चपेट में न आए, लेकिन उनकी नजरें अभी भी नीचे सड़क पर टिकी हुई थीं, जहां नील लड्डा रहा था। कात्यायनी को बहुत पहले से शक था कि नील के पास कोई न कोई गुप्त शक्ति जरूर है, वरना मलयकांत के भेजे हुए उन खूंखार निर्वासितों को वह अकेले इतनी आसानी से नहीं मार पाता। लेकिन उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि नील इस दुनिया के सबसे बड़े नियम सर्वजीव समता को भी तोड़ सकता है। नील की तलवार पर लिपटी वो हरी ऊर्जा बहुत भयानक या विशाल नहीं लग रही थी, लेकिन उसमें एक गहरा रहस्य छिपा था। कात्यायनी एक पल के लिए हैरान रह गईं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने निशंकरी को नीचे कूदते देखा। नहीं, उसे रोकना होगा। कात्यायनी समझ गईं कि अगर निशंकरी नीचे पहुंच गई तो नील दोहरे खतरे में पड़ी जाएगा। उन्होंने अपने पैर जमीन पर पटके और छत से नीचे कूदने के लिए तैयार हुईं। वे निशंकरी का रास्ता काटना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही कात्यायनी हवा में उछलीं, एक सनसनाती हुई आवाज आई। सटाक! एक लंबा और चमकीला नीला चाबुक हवा को चीरता हुआ आया और सीधे कात्यायनी के रास्ते में दीवार बनकर तन गया। कात्यायनी की रफ्तार रुक गई। वे जानती थीं कि उनका शरीर अब सिर्फ हाथ डच मांस का है, लोहे का नहीं। अगर वे उस जादुई चाबुक से टकराती तो उनके टुकड़े हो जाते। मजबूरन उन्हें वापस छत पर ही रुकना पड़ा। कहां जा रही हो? तभी अचानक वहां एक और काले कपड़े पहने हुए यामिक वंशी योद्धा प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक नीला चाबुक था जिससे लगातार नीली चिंगारियां निकल रही थीं और हवा में कड़कड़ाने की आवाज आ रही थी। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। उस व्यक्ति ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कात्यायनी का रास्ता रोक लिया। दूसरी ओर नीचे सड़क पर घमासान युद्ध चल रहा था। नील की तलवार अब और भी तेज हो गई थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि वह एक भी वार खाली नहीं जाने दे रहा था। निशंक बुरी तरह घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटे। उसने पागलों की तरह अपने हाथों से अनगिनत नीली तितलियां पैदा कीं ताकि वे नील को रोक सकें, लेकिन यह सब बेकार साबित हो रहा था। जैसे ही वे तितलियां बनती, नील की हरी तलवार उन्हें हवा में ही काट देती। उसका हर वार इतना सटीक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। ऐसा लग रहा था मानो नील की तलवार उसके हाथ का ही कोई हिस्सा हो जो उसकी उंगलियों के इशारे पर नाच रही थी। यह कैसी तलवारबाजी है? निशंक मन ही मन चीख रहा था। यह लड़का आखिर आया कहां से है? निशंक को हमेशा यही लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ कात्यायनी और ज्ञानदेव जैसे पुराने योद्धा ही खतरनाक हैं, लेकिन वे भी अब कमजोर हो चुके थे और अपनी जादुई ताकत के दम पर निशंक उन्हें आसानी से हरा सकता था। लेकिन यह लड़का, यह तो किसी नियम को ही नहीं मान रहा था। इसकी यह हरी शक्ति उस महान नियम सर्वजीव समता को भी काट रही थी। यह कौन सा जादू था? निशंक के पास अब सोचने का वक्त नहीं बचा था। नील उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वह चाहे पीछे हटे या दाएं बाएं भागे, नील की तलवार उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब खत्म। नील आखिरकार निशंक के ठीक सामने पहुंच गया।
उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और पूरी ताकत से नीचे वार कर दिया। तलवार से एक हरी रोशनी की लकीर निकली और सीधे निशंक के सिर की ओर लपकी। वार इतना नजदीक था कि निशंक का दिल बैठ गया। उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन ठीक उसी पल सन्न 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 3 तीखी सीटी जैसी आवाजें उसके कानों में गूंजीं। हवा को काटते हुए 3 नीले रंग के खंजर बिजली की रफ्तार से निशंक के सिर और कानों के पास से गुजरे और सीधे नील के चेहरे और छाती की ओर बढ़ गए। नील ने उन खंजरों को अपनी ओर आते देख लिया, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसका वार चल चुका था। टन! नील की लंबी तलवार नीचे आते हुए पहले एक खंजर से टकराई और उसे चकनाचूर कर दिया। तलवार की दिशा थोड़ी भटकी, लेकिन वह अभी भी निशंक के सिर की ओर गिर रही थी। लेकिन तभी बाकी बचे 2 खंजर हवा में ही फट गए। धड़ाम! उन खंजरों से अनगिनत नीले और नुकीले टुकड़े किसी बम की तरह चारों दिशाओं में बिखर गए। यह एक जाल था। अगर नील अपना हमला जारी रखता तो वे सैकड़ों टुकड़े उसके शरीर को छलनी कर देते और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। हताशा में नील को अपनी तलवार पीछे खींचनी पड़ी। उसे अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन कूदकर कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, ताकि वह उन उड़ते हुए टुकड़ों से बच सके। नील के पीछे हटते ही निशंक को जिंदगी की एक नई सांस मिली। वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गया था। वह बुरी तरह हाँप रहा था। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था और पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे। भाई, क्या आप ठीक हैं? तभी एक परछाई उसके पास आ खड़ी हुई। यह निशंकरी थी। वह छत से कूदकर सही समय पर अपने भाई के पास पहुंच गई थी। अब वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर नील के सामने खड़े थे। मैं ठीक हूं, निशंक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं उस बदमाश की तलवार से अभी मारा जाता। निशंकरी की नजरें सामने खड़े नील पर टिकी थीं। उसकी आंखों में संदेह और डर दोनों थे। उसकी तलवार पर वो हरी ऊर्जा। निशंकरी ने धीरे से पूछा, वह कहां से आई? यह हमारी नीली शक्ति से बिल्कुल अलग है। निशंकरी हैरान थी। आखिरकार चाहे उसके भाई की तितलियां हों या उसके खुद के खंजर, यह सब उनके स्वामी के आशीर्वाद का नतीजा था। केवल वे लोग जिन पर उस प्राचीन देवता की कृपा थी, वही सर्वजीव समता के नियम को तोड़ सकते थे और अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उसके सामने खड़ा यह लड़का बिल्कुल अजनबी था। वह किसी बड़े खानदान का मशहूर योद्धा भी नहीं लग रहा था। फिर भला वह इस दुनिया के सबसे बड़े और सख्त नियम को कैसे तोड़ सकता था? उसकी तलवार पर लिपटी वह हरी रोशनी कहां से आ रही थी? मुझे नहीं पता, निशंक ने हताशा में सिर हिलाया। हो सकता है कि सर्वजीव समता के जादू में कोई गड़बड़ हो गई हो। हालांकि निशंक ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं था। उनके स्वामी सर्वशक्तिमान थे, उनसे ऐसी गलती होना नामुमकिन था। कोई बात नहीं, निशंकरी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में कत्ल का इरादा चमक उठा। चलो, हम मिलकर इसे मार डालते हैं। कारण चाहे जो भी हो, यह हमारा दुश्मन है। मैदान में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई लंबी खींच रही थी। कुल मिलाकर यामिक वंश का पलड़ा भारी था। उनके पास जादुई ताकत थी, जिसकी वजह से मरने वाले वृहद देवों और निर्वासितों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अब असली चुनौती यह लड़का था। पहले निशंकरी का निशाना कात्यायनी थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका भाई खतरे में है, तो उसने अपना पूरा ध्यान इस अनाम युवक पर लगा दिया। दूसरी तरफ नील अपनी तलवार को छाती के सामने आड़ा करके खड़ा था। वह भाई बहन की बातचीत सुन रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दौड़ गई। वह समझ गया था कि ये लोग भी हैरान हैं। आसपास से चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। उसके साथ ही वृहद देव और निर्वासित एक एक करके यामिक वंश के हाथों मारे जा रहे थे। नील भले ही उन सबको नहीं जानता था, लेकिन वे उसके साथी थे। वह जानता था कि अगर उसने यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं की तो कोई नहीं बचेगा। हमला! तभी निशंकरी चिल्लाई। उसने अपने दोनों हाथ झटके और नीले खंजरों की एक बौछार सीधे नील की ओर छोड़ दी। उसी समय निशंक ने भी अपनी उंगलियां नचाईं और अनगिनत नीली तितलियां हवा में फड़फड़ाते हुए उन खंजरों के साथ साथ आगे बढ़ीं। यह एक दोहरी मुसीबत थी। नील ने अपने पैर हल्के से हिलाए और उसका शरीर किसी परछाई या भूत की तरह एक तरफ फिसल गया। उसने एक आधा चक्कर लगाया
और हमला करने के लिए एक खाली जगह ढूंढी। फिर वह बिजली की रफ्तार से उन भाई बहनों की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन निशंक और निशंकरी बहुत अनुभवी थे। उन्होंने एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ दिया। जैसे ही नील आगे बढ़ा, वे दोनों अलग हो गए और उन्होंने नील को बीच में घेर लिया। अब स्थिति यह थी कि अगर नील निशंक की ओर दौड़ता तो पीछे से निशंकरी उस पर हमला कर देती, और अगर वह निशंकरी की तरफ जाता तो निशंक उसे दबोच लेता। वह बुरी तरह फंस चुका था। सन्न सन्न सन्न! नील ने अपनी तलवार को बहुत तेजी से घुमाया। हरी तलवार से निकलने वाली ऊर्जा ने उसके चारों ओर एक हरी दीवार बना दी, जिसने उसे दुश्मनों के वार से बचा लिया। लेकिन नील अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। अनजाने में ही सही, वह इन भाई बहनों के जाल में बुरी तरह फंस गया था। इस दौरान निशंकरी के हाथ लगातार चल रहे थे। एक के बाद एक खंजर नील पर बरस रहे थे। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ गई और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लोमदंश! निशंकरी ने जोर से आवाज लगाई। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जल्दी आओ और हमारी मदद करो। इस बदमाश को मिलकर मारते हैं। नील और इन भाई बहनों की लड़ाई ने बहुत से लोगों का ध्यान खींच लिया था। आखिरकार निशंक और निशंकरी यामिक वंश के बहुत बड़े योद्धा थे, और अब लोमदंश जैसा खूंखार योद्धा भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता था। यामिक वंश के लोग यह देखकर हैरान थे। एक अकेले लड़के के लिए तीन महान योद्धा! इतना सम्मान तो शायद कात्यायनी को भी नहीं मिलता। आखिर यह तलवारबाज लड़का है कौन? लड़ते हुए कई लोग रुक गए और सबकी नजरें नील पर टिक गईं। छत के दूसरी तरफ एक दुबला पतला युवक खड़ा था। यह वही लोमदंश था जिसे निशंकरी ने बुलाया था। लोमदंश का हुलिया डरावना था। उसके बाएं हाथ में एक कटा हुआ सिर था, जो मृगलोचन वंश के किसी निर्वासित का था। खून अभी भी टपक रहा था, और उसके दाहिने हाथ में एक बहुत भारी और विशाल तलवार थी। उस तलवार की सतह नीली रोशनी से चमक रही थी और उससे एक बहुत ही भयानक और भारी ऊर्जा निकल रही थी। लोमदंश के पीछे थोड़ी दूरी पर 4 निर्वासित खड़े थे। उनमें सूर्यवंश के महान योद्धा कृष्णकांत और स्वर्णकांत भी शामिल थे। इस समय कृष्णकांत और स्वर्णकांत की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीरों पर कई गहरे घाव थे और वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। वे लोमदंश को बहुत ही सावधानी और डर के साथ देख रहे थे। लोमदंश उनके लिए काल बन गया था। लोमदंश की ताकत बाकी काले कपड़े वाले योद्धाओं से कहीं ज्यादा थी। कृष्णकांत और बाकी निर्वासितों के रोकने के बावजूद वह अकेले ही 10 से ज्यादा वृहद देवों और 5-6 निर्वासितों को मार चुका था। वह तबाही मचा रहा था। ओह! लोमदंश ने छत से नीचे झांका। उसने निशंकरी की बात सुनी और एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी। क्या तुम मुझसे मदद की भीख मांग रही हो, निशंकरी? उसने ताना मारा। भले ही निशंक और निशंकरी यामिक वंश की युवा पीढ़ी में मशहूर थे, लेकिन ताकत के मामले में लोमदंश उनसे कहीं आगे था, और लोमदंश का स्वभाव बहुत रूखा और घमंडी था। इसलिए उसकी इन भाई बहनों से कभी नहीं बनती थी। बकवास बंद करो, निशंकरी ने डांटते हुए कहा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह लड़का दूसरों से अलग है। यह नियमों को तोड़ रहा है। अब जब उनका पूरा वंश मिटने की कगार पर था, तो आपसी झगड़ों का समय नहीं था। यह सुनकर लोमदंश ने नील को गौर से देखा। नील की बांह और तलवार पर लिपटी हुई उस हरी रोशनी को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दिलचस्प, लोमदंश ने कहा। इस बच्चे ने सचमुच सर्वजीव समता की सीमा तोड़ दी। तब तो इसे मारने में मजा आएगा। उसने एक ठंडी हंसी के साथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह कटा सिर दूर फेंक दिया और छत से सीधी छलांग लगा दी। हवा में रहते हुए ही उसने अपनी भारी तलवार को ऊपर उठाया। तलवार से एक अंधा कर देने वाली नीली रोशनी निकली। खत्म। उसने हवा में एक बड़ा अर्धचंद्र बनाते हुए अपनी तलवार सीधे नील के सिर की ओर चला दी। नील, जो पहले से ही निशंकरी और निशंक के हमलों से बचने में अपनी पूरी जान लगा रहा था, अब एक और मुसीबत में पड़ गया। जब लोमदंश भी इस युद्ध में कूदा तो नील पर पड़ने वाला दबाव कई गुना बढ़ गया। अब वह 3 तरफ से मौत से घिर चुका था। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए हमारे स्टोरी वाला अगेन अपना ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।